हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर 8 जो है सोशोलॉजी का है। सोशोलॉजी के चैप्टर में जो हम आज करेंगे सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं क्लास के बच्चे हों, चाहे 12वीं क्लास के बच्चे हों, उनके पास सीबीएसई हो, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य है और सोशोलॉजी का उनके पास चैप्टर है यानी समाजशास्त्र का, तो ये जो है टॉपिक उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो है हम सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य के विषय में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है शब्द टू शब्द यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको जो है स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको समझना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है प्रतिमान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिमान। ये जो सोशोलॉजी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिमान है तभी समाज शास्त्र है और समाज है। क्योंकि प्रतिमान नहीं रहेगा तो समाज को कल्पना भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं प्रतिमान तथा मूल्य प्रत्येक समाज के आवश्यक अंग माने जाते हैं। इसके बिना जो है आप कोई भी समाज का कल्पना भी नहीं कर सकते हो और न ही कल्पना की जा सकती है। हम गलत नहीं होंगे यदि हम उन्हें समाज के अस्तित्व के स्तंभ के रूप में माने। यानी समाज के जो अगर समाजवाद दिया जाए तो ये स्तंभ के रूप में है, यानी ये आदर्श रूपी है। व्यक्ति द्वारा धारण किए गए जो है विचारों जो वंशागत होते हैं, उचित है, अच्छे या बुरे हैं, वो भी मूल्य है। एक समाज से दूसरे समाज में मूल्य के बीच भेद होती है। व्यक्ति को मूल्य उस खास संस्कृति से उत्पन्न होते हैं जिसके वह सदस्य होता है। उदाहरण के लिए भारत में अधिकतर लोग बेटा पाने की ही इच्छा रखते हैं और कुछ मामलों में कन्या शिशु की हत्या भी कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह नर संतान को महत्व दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें हम तो प्रतिमानों को सामान्य आचरण के उपयुक्त और सही रूप भी माना जाता है। समकालीन समाज के मूल्य के साथ व्यक्तियों के किस प्रकार तालमेल बिठाना चाहिए, इसके लिए वो विशेष नुस्खे भी हैं। इस प्रकार प्रतिमानों को मूल्य को जो है प्रतिबिंबित के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि छात्र शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने पर खड़े हो जाते हैं तो यह विशेष प्रतिमान शिक्षक के प्रति आदर भाव प्रकट करने की जो है प्रतिबिंबित करती है। यानी अगर बच्चे खड़े हो जाते हैं शिक्षक को देख के तो वो उनके प्रति आदर और भाव प्रकट किया जा रहा है। सभी मानवीय समूह प्रतिमानों के निश्चित समूहों को जो है प्रतिबिंबित करते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक अनुभूति प्रदान समर्थन भी करते हैं। यानी ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखिए कहते हैं अगर समाज में अगर पुरुषों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है तो आपको पता है कि समाज में जो है पुरुष बच्चे के लिए यानी जो है लड़कों के लिए जो है सभी माता पिता ललायित होते हैं, लेकिन स्त्रियों को जो है कई मानने में उनके साथ दुराचार होती है, कई तो भ्रूण हत्या भी होती है। तो ये समाज के प्रतिमान में नेगेटिव और पॉजिटिव देखने को मिलता है। कहते हैं आज के समय समाज जो है बदल चुकी है। यहाँ जितना स्थान पुरुष का है उतना ही स्थान स्त्री का है, इसलिए दोनों का दर्जा सामान्य होना चाहिए और दोनों ही समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इनके बिना समाज चलना संभव नहीं है। मान लीजिए पुरुष हमारे धरती पे हो जाए, अगर स्त्रियां ना हो तो आगे का जीवन कैसे चलेगा, आगे का जो है समाज कैसे आगे बढ़ेगा।
इसलिए दोनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि उनके लिए लड़के ही जो है आगे चल के उनके भविष्य बन सकते हैं, तो ये गलत फहमी में है। अगर आप स्त्री को भी शिक्षा सही रूप में दो, सही व्यवस्थित करो, तो वो भी जो है अफसर बन के पुरुष को जो है अपने पाँव के तले रख सकते हैं, अपने जो है झुका सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। आजकल देखोगे कि बड़े बड़े व्यक्ति जो है आईपीएस अफसर जो है स्त्री है, जो कि बड़े बड़े लोगों को जो है कहते हैं कि सल्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये प्रचार में भी आता है। तो यही बात जो है आपको समझना चाहिए कि स्त्री जो है किसी से कम नहीं है, उनका भी समाज में उतना ही स्थान है जितना पुरुष का है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर हम एक चिकित्सक से किस तरह से वार्तालाप की अपेक्षा करते हैं, चिकित्सकों को यह अपेक्षा की जाती है कि वह शांत, स्थिर चित्त और सहानुभूतिपूर्व तथा हमेशा उत्तरदायी रहे। देखिए, ये बात कहते हैं ना कि ये बात हमेशा सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि आज के समय में जो लोगों के पास जितना पदवी मिला हुआ है वो उतने ही घमंड में चूर रहते हैं, उतने ही अशांत हो जाते हैं। इसमें कहते हैं, ये बात बहुत अच्छी बात बताई गई है कि चिकित्सक को सदैव शांत, स्थिर चित्त और सहानुभूतिपूर्वक जो है हमेशा उदारी होनी चाहिए। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। आज चिकित्सक जो है गुस्से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक पोस्ट मिल जाता है, और एक पुलिस वाले जो होते हैं उनको एक पोस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से ये सब जो होते हैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना बन गई है आज के समाज में कि जिसके पास जितना शक्ति होता है उतना ही वो घमंड में चूर हो जाता है, और वो अपनी पावर का गलत ही प्रयोग सदैव करते हैं, जो कि समाज के लिए और देश के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता है। तो ये जरूरी है। कहने का अर्थ यही है कि चिकित्सक हम एक खास वार्ता को अपेक्षा करते हैं, यानी हम हर एक जो है चिकित्सक से अच्छे बिहेवियर की बात हम करते हैं, जिसकी अपेक्षा हम दूसरे पेशों के लोगों से नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चिकित्सक बहुत ही शांत और स्वाभाविक किस्म के होने चाहिए। प्रतिमान वह नियम और मानक है जो चिकित्सक के बर्ताव पर नियंत्रण भी रखता है, जिसकी अपेक्षा हमें दूसरे देशों के लोगों से नहीं होती है। प्रतिमान वह नियम या मानक है जो उन सामाजिक स्थितियों में जिनमें हम काम करते हैं और जिनमें हम चरित्र होते हैं हमारे व्यवहारों को नियंत्रण भी करता है। प्रतिमान समूह की भागीदारी को अपेक्षा है। ऐसी अपेक्षाएं इन जो है वक्ताओं में दिखाई पड़ती है, जैसे अच्छे नागरिक जीवन का आदर करते हैं, यानी अच्छे नागरिक जो होते हैं सदैव ही जीवन और दूसरे व्यक्ति को भी आदर और सम्मान के रूप में। अगर उदाहरण के तौर पे ले तो कहते हैं, उदाहरण के लिए भारत में बच्चे जो है सामाजिक अवसरों पर अपने बड़े को चरण स्पष्ट करते हैं। प्रतिमान किसी व्यक्तियों के व्यवहार को जो है सीमा बंद करने का ढंग है। इस अर्थ के प्रतिमान जो है अलिखित नियम है। प्रतिमान जो है मानवीय व्यवहारों को निर्देशित करते हैं और मार्गदर्शन करने, नियंत्रित करने तथा भविष्यवाणी करने का भी काम सदैव करते हैं। अब यह साफ है कि प्रतिमानों को उन अलिखित नियमों और व्यवस्थाओं के रूप में समझा जा सकता है जिसके आधार पर हम समूह जीवित रहते हैं। हम व्यक्तिगत या निजी और सामाजिक प्रतिमानों में अंतर कर सकते हैं। निजी प्रतिमान जो है शुद्ध रूप से अपने चरित्र में व्यवस्थित होती है और व्यक्तियों के साथ ही होते हैं। वे केवल संबंधित व्यक्तियों के व्यवहारों को ही प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर नव वर्ष दिवस पर संकल्प ले सकता है कि वह धूम्रपान बंद कर देगा और इस निर्णय का वो पालन भी करेगा, तो ये सारी बातें जो होती है व्यक्तिगत होती है, जिसमें व्यक्ति का स्वयं का ही जो है यहाँ निर्णय मान्य होता है। यदि बात करें समाज शास्त्रियों की सामाजिक प्रतिमानों के अधिक दिलचस्प है। देखिए, ये बात बहुत ही साधारण है कि जो समाज शास्त्री होते हैं उनको प्रतिमानों को काफ़ी दिलचस्पी होती है, क्योंकि सामाजिक प्रतिमान लोगों के समूह द्वारा विकसित किए गए वे नियम हैं जो निश्चित रूप से यह उल्लेख करते हैं कि विधियां स्थितियों में लोगों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये भी बात यहाँ पर डिपेंड रखता है। उदाहरण के लिए बच्चों के व्यवहार जानने के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेनी चाहिए। सामाजिक प्रतिमानों को हमेशा समाज की अनुमति मिलनी चाहिए, और अनुमति नकारात्मक सकारात्मक भी हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में भी हो सकता है। और नकारात्मक अनुमति को मामले में प्रतिमानों को तोड़ने वाले को समूह द्वारा नियमित दंड भी दिया जाता है, यानी जो नियमों को तोड़ते हैं उनको ही सदैव ही दंड दिया जाता है, जबकि जो प्रतिमान का पालन करते हैं उन्हें सकारात्मक अनुमति के परिणाम स्वरूप पुरस्कृत भी किया जाता है, यानी उनको जो है इनाम भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए वे बच्चे जो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और उनकी अनुमति से सब कुछ करते हैं, उनकी
प्रशंसा हर एक व्यक्ति करता है, किंतु दूसरी ओर वे बच्चे जो अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी आलोचना परिवार के सदस्य भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो सुचारू रूप से नियम रेगुलेशन का चलते हैं, उनके सभी की सभी जो है तारीफ करते हैं, लेकिन जो रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं वो सदैव ही आलोचना की भागीदारी होते हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक अनुमति दिया जाना किसी कर्मचारी कार्यालय में अच्छे काम के लिए उसे दी गई पदोन्नति होती है। हम कह सकते हैं कि अनुमति व्यक्तियों और समूह के व्यवहारों को प्रति दूसरे से जो है प्राप्त प्रतिक्रियाएं होती है, जिसका लक्ष्य हमें यह आश्वस्त करती है कि प्रतिमानों की जो है शक्ति अनुसरण हो या उनकी सावधानी पूर्वक अनुपालन हो। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि अनुमति औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है। देखिए, अनुमति जो होती है औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है। ठीक है, कहते हैं औपचारिक अनुमति वहाँ होती है जहाँ लोग कोई निश्चित ढांचा या एजेंसी में होते हैं, यानी औपचारिक वहाँ कार्य होता है जिसका काम प्रतिमानों के समुच्चय, ठीक है, को सकारात्मक रूप से निश्चित रूप से पालन करता है। आधुनिक समाज में औपचारिक स्वीकृति के मुख्य प्रकार वे हैं जो दंड की प्रणाली में निहित होती है तथा जिसका प्रतिबद्ध एजेंसियां करती है। उदाहरण के लिए मोटर कार में संबंधित अपराधों को लेकर जुर्माना या लाइसेंस की क्षति का दंड भी दिया जाता है। और दूसरी ओर सकारात्मक स्वीकृति को हम समाजी जीवन के कई क्षेत्रों में भी पाते हैं। उदाहरण के लिए तौर पर वीरता के लिए पदक का दिया जाना, ठीक है, अध्यापन संबंधी सफलताओं के लिए पहचान के लिए डिग्री या डिप्लोमा दिया जाना। तो ये सारे चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपने मेहनत करके इसको हासिल किया होता है और ये जो होता है आपको एक पहचान भी बनाता है। यदि बात यहाँ पर हम करें, सकारात्मक प्रकार में स्वीकृतियाँ शामिल होती है जिनके अनुसार हम किसी को भी बहुत अच्छा किया है कहते हैं या किसी के प्रति प्रशंसा रूप में पुरस्कृत भी करते हैं या उसकी पीठ भी थपथपाते हैं। नकारात्मक औपचारिक स्वीकृति है किसी का अपमान करना, किसी को झिड़कना या किसी व्यक्ति के विशेष से शारीरिक रूप से उसको दूर रहना। प्रतिमानों को निश्चित अनुसरण में परिवार, मित्रों, पड़ोसी आदि का है स्वीकृति प्राप्त करने में और हंसबाद होने और लज्जास्पद होने पर अलग हटाने जाने से बचने के लिए औपचारिक स्वीकृति जो है मौलिक महत्व को है। लोग प्रायः औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की स्वीकृतियों को ही मूल्यवान मानते हैं, यानी जो है औपचारिक अनौपचारिक ही यहाँ पर विशेष अपना स्थान भी रखता है। यदि बात करें उपयुक्त विचार विमर्श से हम प्रतिमानों के जो है निम्नलिखित विशेषताओं को पहचान सकते हैं। जैसे कि पहली विशेषता तो यही आ जाती है कि प्रतिमान समाज के अंग होते हैं, यानी प्रतिमान जो है समाज के एक विशेष पार्ट होते हैं। प्रतिमान सकारात्मक नकारात्मक दोनों भी हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकते हैं। प्रतिमान औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भी हो सकते हैं, यानी औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। प्रतिमान के पास परिस्थिति भी हो सकती है, यानी कोई उनका एक स्थिति भी प्राप्त हो सकता है। प्रतिमान स्वीकृतियों से संबंधित भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर मान्य रखती है। यहाँ पर आता है प्रतिमानों का महत्व। अगला टॉपिक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिमानों का महत्व क्या है। प्रतिमानों का महत्व क्या है? उपयुक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट बात हो चुकी हो गया है कि समाज प्रतिमानों की जो है साधारण समाज संरचना का ही बुनियादी स्थापित करती है। प्रतिमान व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्धारित करती है तथा पारंपरिक व्यवहारों में भी मदद करती है। यानी आपको जो पारंपरिक व्यवहार दिया गया है, जो आपने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, वो उसमें भी बहुत काफ़ी मदद करता है। वो हमारे व्यवहार को नियमित तथा अपरिहत का कुछ अंश भी देता है। वह हमारे व्यवहार को पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। वह हमारे तौर तरीकों को ठीक करता है और हमारे दैनिक जीवन को भी नियमित करते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिमानों को अनदेखी कर दूसरे लोगों से उसे वर्जन भाव से न देख नहीं सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा के कमरे में छात्रों को यह सिखाया जाता है कि किसी भी शिक्षक के सामने कैसा व्यवहार करें। जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो छात्र खड़े हो जाते हैं। जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो छात्र खड़े हो जाते हैं और उत्तर देते हैं। जब छात्र देर से आते हैं तो कक्षा में प्रवेश करने के लिए उन्हें आवश्यक अनुमति लेनी चाहिए। यदि छात्र इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दूसरी ओर अस्वीकृति या दंड भी उनको दिया जाता है। कहते हैं प्रतिमान हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई लोगों से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। प्रतिमान के बिना व्यक्तियों को प्रत्येक क्षण निर्णय लेने से बोझ को सामना करना पड़ेगा। कहते हैं निम्नलिखित उदाहरण इस बात को दिखाएंगे कि किस प्रकार प्रतिमान हमारे दैनिक कार्य को जो है आसान कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए कॉलेज जाने वाले छात्र सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते और नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं और सवारी पर चढ़कर कॉलेज चले जाते हैं। दूसरे मित्रों से मिलते हैं, व्याख्यान सुनते हैं और पुस्तकालय जाते हैं, मित्रों के साथ गपशप करते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। और इसी प्रकार चलता ही रहता है। छात्रों को यह सब क्रियाकलाप प्रतिमान समाज को जोड़कर रखने की शक्ति देती है। लोगों का जो है सामूहिक तथा सहकारी जीवन प्रतिमानों के कारण संभव हो पाता है। प्रतिमानों से संबंधित प्रणाली समाज को आंतरिक रूप से जोड़कर रखने की जो है मजबूती देती है, जिसके बिना सामाजिक जीवन संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए किसी कार्यालय में समाज सभी कर्मचारी तथा अधिकारी का समयबद्धता तथा कार्य को पूरा करने के संबंध में खास नियम का पालन करना पड़ता है, तो ये नियम उन्हें एक सहभागी प्लेटफॉर्म पर लाने में सहायता भी करता है। प्रतिमान सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने में सदैव ही सहायता करता है, जो कि बहुत जरूरी भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। यदि बात करें प्रतिमानों के प्रकार की, तो प्रतिमान कितने प्रकार के होते हैं? सामाजिक प्रतिमान बहुत से हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। कहते हैं ये विभिन्न प्रकार के रूप में ग्रहण भी किए जाते हैं और ये अपनी जो है शक्ति और टिकाऊपन के संबंध में एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। वे व्यक्ति और समाज पर अपनी शक्ति और प्रभाव में एक रूप में नहीं रहते हैं। इसलिए समाजशास्त्र के मूल पाठ में प्रतिमान का कोई मानक वर्गीकरण नहीं किया गया है और हर एक समाजशास्त्री ने विभिन्न सूची प्रस्तुत किया है। इनमें पहला यही है कि निर्धारण करने वाले प्रतिमान भी हो सकते हैं और निषेध करने वाले भी, यानी कहते हैं प्रतिमान चलाने वाले भी हो सकते हैं और मना करने वाले भी हो सकते हैं। और निर्धारण करने वाले प्रतिमान बताते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, यानी यही प्रतिमान जो है लोगों को निर्देशित करते हैं। और जो है निषेधात्मक प्रतिमान बताते हैं कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो निषेधात्मक होगा उसमें सदैव ही नेगेटिव बातें होगी, जिसको हमें मना किया जाएगा कि ये करना हमारे लिए सही नहीं है। प्राय निर्धारणात्मक और निषेधात्मक प्रतिमान एक साथ होते हैं, यानी हमें कुछ करने की अपेक्षा की जाती है और हमें कुछ नहीं करने की मनाही भी की जाती है, जो प्रतिमान के अंतर्गत ही आता है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने समाज में जो है कपड़े पहने और सड़कों पर नंगे चले जाने की मनाही होती है, जो कि सही है। कहते हैं प्रतिमान यही चीज़ तो हमें सिखाती है जो हमें नहीं करने की और जो है चीज़ करने की जो है व्यवस्थित भी करती है। यदि हम दूसरे प्रक्षेपण यह है कि प्रतिमानों में कुछ ऐसे हैं जो दूसरे समाजों में व्याप्त भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम व्याप्त भी हैं, खास समूहों में प्रचलित रहते हैं। पहले कि हम सामुदायिक प्रतिमान कहेंगे या बाद वाले जो है संस्थापक प्रतिमान कहेंगे। किसी नए परिशिष्ट से मिलने पर हम हाथ मिलाने का रिवाज जो है सामुदायिक प्रतिमान का उदाहरण है। यह हमारे समाज में सभी वर्गों और समूहों में दिखाई भी पड़ता है। संस्थापक प्रतिमान का उदाहरण हिंदुओं में जो है धोती पहनने का रिवाज और यह ऊंची जाति के लोगों को में लागू होती है, किंतु यह अन्य सभी जातियों में नहीं होती है। कहते हैं प्रतिमानों को इन दो वर्गों निषेधात्मक और निषेधात्मक तथा जो है सामुदायिक तथा संस्थापक के रूपों में बांटने का तरीका उन श्रेणियों को दर्शाता है जो एक दूसरे को काट करते हैं, यानी एक दूसरे को जो है उसको ऑपोजिट करने की कोशिश सदैव करते हैं। फिर भी सभी प्रतिमानों का जो है उल्लेखित तीन मूल्य धारणाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। एक है लोकमार्ग, लोकचार और रीति रिवाज, जिन पर हम विचार विमर्श करेंगे। यही जो है 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, लोकमार्ग और लोकचार और रीति रिवाज। यही प्रतिमान के जो है 3 रूप हैं, 3 प्रकार हैं। कहते हैं अगर लोकचार्य प्रतिमानों की दूसरी श्रेणी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं तो लोकचार्य वो शब्द है जो व्यवहार के ढंग को जो है दीपित करता है, जो न केवल मान्य है बल्कि निमित्त भी है। आसान शब्दों में जब हम लोक मार्ग स्पष्ट रूप से समूह के मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी समूह जो है समझ उचित हो, भलाई के लिए सही हो और आवश्यक भी हो, तब उन्हें लोकचार्य के रूप में जाना जा सकता है। लोकचार्य सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। बड़े का आदर करना, सच बोलना और आदि सकारात्मक लोकचार्य के उदाहरण है, यानी अच्छे कर्म करना, बड़ों का आदर करना, सच बोलना, ये सारे सकारात्मक है। लेकिन इसके विपरीत जो होता है नकारात्मक होता है। तो यहाँ पर नकारात्मक लोकचार्य नहीं करने योग्य आचरण का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण स्वरूप चोरी नहीं करें, झूठ नहीं बोले। लोकचार्य से वो माध्यम है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी पहचान अपने साथियों के साथ बनाता है। उदाहरण स्वरूप लोकचार्य लोगों को एक अंतक्रियाएं समूह भी बांधता है। इस प्रकार लोकचार्य सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने में सदैव ही मदद करता है। उदाहरण के लिए छात्रों को अपने विद्यालय में निर्धारित जो है पोशाक आवश्यक पहननी चाहिए। यह न केवल मान्य है बल्कि आचरण का स्वीकृति रूप
है, जो कि जरूरी भी है। ये साधारण छात्रों में दबाव भी बनाता है तथा वे नियमों से वंचित भी नहीं हो सकते हैं। यानी जो रूल रेगुलेशन बनाई गई है उस पर चलना उनका एक फर्ज बन जाता है। और वह पोशाक रूपी सहित निस्संदेह स्कूल के छात्रों को एक सम्मिलित पहचान भी देता है कि ये बच्चे इस स्कूल के विद्यार्थी हैं। कहते हैं कि अगर रीति रिवाज दूसरे प्रकार के समाजी प्रतिमान समाजी रूप से मानने हुए तरीके हैं जिनमें लोग साथ साथ व्यक्तिगत संपर्क में अपना कार्य संपन्न करते हैं, खाने की, लोगों से मिलने की, जुलने की, खेलने की, काम करने की मान्य प्रक्रिया या ढंग को रिवाज कहा जा सकता है। रिवाज हमारी संस्कृति की रक्षा भी करते हैं और वे अगली पीढ़ियों को जो है आक्षेपित करने किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में यह रिवाज है कि परीक्षाओं के पहले या किन्हीं दूसरे पावन या धार्मिक अवसर पर बड़े का जो है चरण स्पष्ट करना जरूरी होता है, किंतु पश्चिमी देशों में यह रिवाज नहीं है। लोगों ने अपने बड़ों को इस रिवाज को कायम रखते देखा है। लोगों ने अपनी पूर्वज पीढ़ियों से इन्हें सीखा है और वह उन्हें कायम भी रखते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह रिवाज विशेष हमारी संस्कृति का अंग हो गया है और इन्हें हमें स्थापित और निश्चितता जोड़ी गई है। दुनिया के सभी समुदाय में जो है रिवाज पाए जाते हैं, कोई समाज उनके बिना नहीं चल सकता है। इसलिए रिवाज समाज नियंत्रण के प्रभावशाली साधन के रूप में काम करते हैं। व्यक्ति शायद ही इसकी पकड़ से बच सकता है। रिवाज हमें वह जो है मुष्ट भूमि भी देता है जिसे नियम का निर्माण और उनकी स्थापना होती है। रिवाज तब कानून बन जाता है जब राज्य उसे नियमों के रूप में नागरिकों के पालन के लिए लागू करते हैं। अगला टॉपिक जो दोस्तों है प्रतिमान वहीनता, यानी प्रतिमान के बिना। प्रतिमान वहीनता चालू समाज प्रतिमान और नियमों से एक अलगवाद का बोध कराता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है वहीनता यानी उसके बिना, ठीक है, यानी अलगवाद को यहाँ पर विरोधाभास कराता है। अधिकतर समाज व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं। सभी समाज जो होता है दोस्तों व्यवस्थित ढंग से कार्य करता है। उसमें अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको समाज जो है नकार देता है। अच्छी संख्या में लोग अनजाने ही अपने संबंधित समूह में नियम का पालन सदैव करते ही रहते हैं। इस प्रकार साधारण लोग वही करते हैं जिसकी अपेक्षा समाज उनसे करता है। इससे समाज जो है सहजपूर्वक चलता ही रहता है, किंतु हमेशा यही नहीं होता है। किसी राज्य में जहां चालू सामाजिक प्रतिमान एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा जहां उन्हें टूटने का परिणाम भुगतना पड़ता है, लोग अपने ही सहभागियों को जो है अलगवाद महसूस कराते हैं। यह स्थिति है जब कमतर सर्वोन्मुक्त होती है या लक्ष्य और मूल्य के प्रति निश्चितता का अभाव रहता है। उन श्रेणियों में लोगों की प्रतिमानों में जो है कई हिस्सेदारी के प्रति जो है थोड़ी कम आस्था जरूर होती है और उनके व्यक्तिगत आचरण में जो है समाज के मार्गदर्शन तथा का अभाव होता है। उनकी यह इच्छा होती है कि वे पूरे समाज को स्वार्थ की अपेक्षा कर व्यक्तिगत स्वार्थों की लक्ष्य पूर्ति करते रहें। इसमें सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल पार्टीज की आती है, जो अपने लक्ष्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है जन जन को जो है आपस में ही जो है सांप्रदायिक दंगा में फंसा देते हैं। इसमें लोग नहीं समझ पाते हैं कि उनके लिए सही और गलत क्या है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लक्ष्य पूर्ति के लिए करती है। समाज नियंत्रण तब निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार जो समाज टूटने का डर रहता है और सदैव ऐसे में ही समाज टूट जाता है। ऐसी स्थिति को जो है निराशाजनक स्थिति भी कहा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति सदैव निराशा ही रहता है और समाज जो है इसमें टूट जाती है।